अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर वीडियो। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में वेयर क्लॉज के बारे में समझाता देखा था और उसको इम्प्लीमेंट भी करके देखा था। तो आज की इस वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस के बारे में सीखेंगे, समझेंगे और इनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास क्लॉज है ऑर्डर बाय क्लॉज। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपको डेफिनेशन देखने को मिल रही होगी। तो डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। टू सॉर्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि यार हमने किसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के वाइज अरेंज करना है। तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई कॉलम्स होते हैं, उस कॉलम के अंदर जो डेटा है वो अरेंज नहीं होते हैं, सीक्वेंस वाइज अरेंज नहीं होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं, जैसे कोई आप ले लें, रोल नंबर ले लें। अगर रोल नंबर का जो कॉलम है उसके रोल नंबर आगे पीछे अरेंज है, मतलब पहले 5 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 1 है, इस तरह से अरेंज है। तो अगर आप चाहते हैं उनको सही से अरेंज करना, तब हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्टैटिक, उसके बाद कॉलम्स के नेम लिखेंगे, उसके बाद आप स्टैटिक का यूज़ भी कर सकते हैं। फिर कॉलम का नाम और लिखेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज। और उसके बाद जिस भी आपने कॉलम के ऊपर ऑर्डर बाय का फंक्शन अप्लाई करना है उसका नेम लिखेंगे एंड देन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिखेंगे। ASC, मतलब अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर वाइज अरेंज करना है तो आप ASC लिखेंगे, वरना आप DSE लिख देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सिर्फ वैल्यूज़ होती हैं, पहले छोटे से बड़ी की तरफ जाती हैं। ठीक है, मतलब 0 से 100 की तरफ। एंड जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसके अंदर क्या होता है, वैल्यूज़ बड़े से छोटे की तरफ जा रही होती है, मतलब 100 से 0 की तरफ जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट होती है। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और सिंटैक्स भी हमने देख लिया है। तो चलिए इसको एक दफ़ा करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है कॉलेज नाम की डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। इसके अंदर हमारे पास जो है टेबल है, वो एक ही टेबल है, वो है स्टूडेंट नाम की एक टेबल है। और इसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो दिखा देती हूँ, कॉलम्स के नेम। ये सारे जो है इसके कॉलम्स हैं। ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे अच्छे से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखने से पहले हम यूज़ की स्टेटमेंट लिखते होते हैं कि हम जिस भी डेटाबेस को यूज़ करनी हो पहले उसका नाम लिखते हैं और यूज़ फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो अब क्या है, ये क्यूरी मैंने रन कर दी है। तो अब क्या है, हमारे जो कॉलेज नाम की डेटाबेस है वो एक्टिव हो जाएगी। अब उसको पता चल जाएगा, अब इसके ऊपर हम काम करने लगे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट। सबसे पहले स्टैटिक लिखेंगे, यहाँ पे आप कोई भी कॉलम का नेम देना चाहे तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम और टेबल का नेम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे ऑर्डर बाय। अब मैं यहाँ पर जो मौजूद कॉलम है उसमें से एक कॉलम ले लेती हूँ, एज का कॉलम ले रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे एज। और अब मैंने इसको जिस भी ऑर्डर वाइज, असेंडिंग ऑर्डर वाइज, डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज अरेंज करना है उसको लिख दूंगी। मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर वाइज अरेंज किया है, मतलब मेरे पास जो एज का कॉलम है उसका जो सारा जो डेटा है, रिकॉर्ड है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर वाइज अरेंज चाहिए। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करके इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारा जो डेटा हमारे पास मिल गया, लेकिन अगर आप एज कॉलम को देखेंगे उसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर वाइज सारी एज का रिकॉर्ड हमारे पास मिल रहा होगा। सबसे पहले नल है, उसके बाद अगली वैल्यू, उसकी छोटी वैल्यू, एंड देन छोटी से बड़ी की तरफ जा रही हैं सारी वैल्यूज़। इसके लास्ट तक आप देख सकते हैं। तो सारी वैल्यूज़ क्या हैं, इस तरह से अरेंज हो चुकी हैं असेंडिंग ऑर्डर वाइज। और जो है एज के कॉलम के साथ साथ सारा रिकॉर्ड ही उसे अकॉर्डिंग अरेंज हो चुका है। आप स्टूडेंट आईडी देख सकते हैं, वो आगे पीछे हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास एज का जो है हमने कॉलम के अकॉर्डिंग सबको अरेंज कर दिया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्लॉज है लिमिट क्लॉज। लिमिट क्लॉज को देख लेते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले। सेट्स एन अपर लिमिट ऑन नंबर ऑफ टपल्स रोज टू बी रिटर्न्ड। इसका क्या मतलब है कि अगर हम जब भी डेटा हम फेच कर रहे होते हैं तो हम उसको कॉलम वाइज फेच कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक लिमिट लगाना चाहती हूँ कि मुझे रो वाइज इतनी कॉलम्स मिलें, ठीक है, मतलब रोज़ के ऊपर, यहाँ पर बात हो रही है रोज़ की। ठीक है, रोज़ के ऊपर मैं लिमिट लगा सकती हूँ कि मुझे पहली रोज़ चाहिए, पहली 3 रोज़ चाहिए, पहले 5 रोज़ चाहिए, जितनी भी रोज़ मुझे चाहिए तो मैं इसकी लिमिट लगा के अपने लिए रोज़ फेच कर सकती हूँ। ठीक है, लिमिट क्लॉज का ये काम होता है। तो चलिए इसका सिंटैक्स के थ्रू समझ लेते हैं, इसको लिखते कैसे हैं। पहले सिलेक्ट लिखेंगे, कॉलम का नेम लिखेंगे,
लिखेंगे, स्टैटिक का यूज़ भी कर सकते हैं, फ्रॉम टेबल नेम। और उसके बाद क्या लिखेंगे, लिमिट कीवर्ड है, उसके बाद जो जितने भी नंबर्स की आपने लिमिट लगानी है उतने नंबर्स लिखेंगे, या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड सो ऑन, जितने भी आप जो है लिमिट लगाना चाहे उसके ऊपर लगा सकते हैं। एंड देन सेमी कॉलन लगाएंगे और आपकी क्यूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इसको एक दफ़ा करके देख लेते हैं। तो यहाँ आ गए हम एसक्यूएल के अंदर। अब यहाँ पर हमें क्यूरी लिखेंगे जिस तरह से पहले क्यूरी लिखते हैं, सिलेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जो भी कॉलम के नेम लिखने होंगे कॉलम के नेम लिखेंगे। यहाँ पर मैं स्टैटिक का यूज़ कर रही हूँ। फ्रॉम और टेबल का नेम लिखेंगे, स्टूडेंट्स नाम की टेबल है हमारे पास। और उसके बाद क्या लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्लॉज को लिखेंगे। एंड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2, मतलब मुझे सिर्फ 2 रोज़ ही चाहिए डेटा की सारी की। तो इसको सेलेक्ट करके रन करेंगे तो देखिए पहले 2 रोज़ मुझे मिल गई है डेटा की। तो इस तरह से हम लिमिट क्लॉज को यूज़ करते हैं, लिमिट फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको यूज़ किया और क्यों यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। मतलब क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं और रिटर्न क्या करते हैं, सिंगल वैल्यू। मान लें कि हमारे पास एक कॉलम है, सेट ऑफ वैल्यूज़ क्या होते हैं, कॉलम्स हो सकता है, एक सेट ऑफ वैल्यू होता है वो। इसके अंदर जितने भी हमारे पास डेटा है, इसको अगर हम इसको कैलकुलेट करें और इसका एक सिंगल आंसर में, सिंगल वैल्यू में एक आंसर रिटर्न करें, तो वो काम करते हैं एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम काफ़ी सारे हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। ये सारे आपको एग्रीगेट फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, इसको समझेंगे। सबसे पहले है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का काम क्या होता है, मान लें जो कॉलम है इसके अंदर कितने रोज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अंदर जैसे कि 6 रोज़ का रिकॉर्ड मौजूद है, तो अगर मैं इसका काउंट मालूम करना चाहूँगी तो मुझे बताएगा कि इसका काउंट 6 है, मतलब 6 रोज़ का डेटा इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अगला फंक्शन कौन सा है, इसका अगला फंक्शन है मैक्सिमम फंक्शन, MAX मैक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास जो कॉलम के अंदर जो भी रिकॉर्ड है, न्यूमेरिक रिकॉर्ड जो है, तो जैसे ये मान लें ये एज का कॉलम है और इसके अंदर डिफरेंट तरह की एजेस का रिकॉर्ड मौजूद है। तो अगर मुझे चेक करना है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाई एज, ज़्यादा एज का कौन सा स्टूडेंट है, तो मैं मैक्सिमम का फंक्शन यूज़ करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू को रिकॉर्ड कर फेच कर सकती हूँ। उसके बाद है मिनिमम फंक्शन। इसका काम भी यही होता है, इसके अंदर मिनिमम को हम छोटी वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद सम का फंक्शन है। सम का फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, सारी वैल्यूज़ को, जिसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है अगला हमारे पास एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन का काम क्या होता है, इसके अंदर जितना भी हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें जितनी एवरेज बनती है उसको फाइंड करने के लिए हम एवरेज फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा एग्रीगेट फंक्शन। तो चलिए इसको एक दफ़ा करके देख लेते हैं। एग्रीगेट फंक्शन को लिखने के लिए साइंटिक्स है, जैसे हम बिल्कुल एक सिंपल क्यूरी लिखते हैं। सिंपल क्यूरी लिखेंगे तो उसके बाद हम इसको जो है फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते लिखना। तो मैंने लिखा है सिलेक्ट सिटी, और यहाँ सिटी मैंने बड़ा लिख दिया, छोटा लिखना है क्योंकि मेरे पास कॉलम का जो नेम है वो छोटे अल्फ़ाबेट्स में है। फ्रॉम, और जो है टेबल का नेम लिख देंगे। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक क्यूरी लिख दी है, एक सिंपल सी क्यूरी लिखी है, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम, आगे जो भी नेम है इसका। इसके अंदर अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन कहाँ अप्लाई करूँगी, सिटी के ऊपर। मान लें कि मुझे काउंट फाइंड करना है कि सिटी वाले कॉलम के अंदर कितना डेटा मौजूद है, कितने काउंट मौजूद है। तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर काउंट फंक्शन को अप्लाई कर दूँगी और क्या होगा, मेरे पास इसका काउंट मिल जाएगा। तो काउंट फंक्शन कैसे लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगी काउंट एंड ब्रैकेट डाल दूंगी, दोनों सिटी को ब्रैकेट्स में लिख दूंगी, कुछ इस तरह से। तो अब क्या है, ये मेरे एग्रीगेट फंक्शन बिल्कुल रेडी है। इसको रन करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आए। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। एरर क्या है, एरर बता रहा है कि हमने यहाँ पर हमारे पास गलती ये हो गई है कि हमने कॉलेज लिख दिया यहाँ पर फ्रॉम के बाद। यहाँ पर मुझे डेटाबेस का नाम मैंने लिख दिया, यहाँ पर मुझे टेबल का नेम लिखना चाहिए। तो इसको सही कर लेते हैं जल्दी से। टेबल का नाम लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब इसको रन कर लेते हैं। तो अब ये रन हो गया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे
कि जो मुझे अकाउंट मिल गया इसका 12, मतलब कि क्या है, मेरे पास सिटी नाम का जो कॉलम है उसके अंदर 12 रोज का रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, इसी तरह अब हम नेक्स्ट जो है एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। आपको साइंटिक्स तो पता चल ही गया होगा कि किस तरह से हम एग्रीगेट फंक्शन को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम फंक्शन को यूज़ करूँगी, सॉरी मिनिमम को, तो MIN मिन लिख के, और इसके अंदर अब मैं मिनिमम वैल्यू जिस भी कॉलम के अंदर से फाइंड करनी है इस कॉलम का नेम लिख दूंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं करूँगी एज वाले कॉलम को यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं एज के अंदर से मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रही हूँ, और उसके बाद फ्रॉम और टेबल का नेम। ओके, तो ये हो गई हमारी मिनिमम की क्यूरी। अगर हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी एज कॉलम में से, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई। इस तरह से हम मिनिमम फंक्शन को यूज़ करते हैं, और सो और सारे फंक्शंस को, एग्रीगेट फंक्शन को इसी तरह से यूज़ करते हैं, चाहे वो मिनिमम वैल्यू हो या मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी के साथ ही मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर रही हूँ, किसकी, एज की, कि एज के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी हमें दे दे। जी, कितनी वैल्यू है। अब इसको रन करेंगे, मतलब मैंने 2 एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर लिए हैं एक ही क्यूरी के अंदर, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पर मुझे दोनों चीज़ें मिल रही हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी और मिनिमम वैल्यू भी। उसके बाद क्या था, हमारा अगला एग्रीगेट फंक्शन था सम का एग्रीगेट फंक्शन था। तो सम फंक्शन को यूज़ करेंगे, तो इसके लिए पहले वही सारी अपनी क्यूरी लिखेंगे, सिलेक्ट, और यहाँ पर लिखेंगे सम। अब सम हम फाइंड करेंगे अपने किसी भी एक कॉलम का फाइंड कर लेते हैं। लेट्स से हम स्टूडेंट आईडी का सम फाइंड कर लेते हैं। और उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम और स्टूडेंट्स। अब इसको रन कर लेते हैं। तो क्या है, अब मुझे सम होके मिल रहा है स्टूडेंट आईडीज़ के अंदर जितने भी आईडीज़ थे उनका सम करके मुझे इसकी वैल्यू मिल चुकी है। तो इसी तरह एवरेज फंक्शन को भी हम यूज़ करेंगे। यहीं पर हम एवरेज फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं कि स्टूडेंट आईडी के एवरेज फंक्शन को AVG लिख के एवरेज हो जाएगा, और एवरेज फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसने हमें एवरेज दे दी है स्टूडेंट आईडी की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।